नमस्कार आदाब, मैं खुर्शीद खान राजू और आज हम पेश कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, या यूँ कहें उनकी तारीफ़ या उनके परिचय कराना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जो आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जिसकी हम सभी को ज़रूरत होगी, जिसकी ज़रूरत पूरी मानवता, पूरी इंसानियत की होगी। हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्स मौजूद हैं, हम उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, आपने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से गांव से की, हमीरपुर, जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव माना जाता है। वहाँ मतलब तमाम चीज़ें ऐसी उपलब्धता नहीं जिसे इंसान अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजर बसर करे। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा सर? वास्तव में ये सफ़र कठिन था, चुनौतियों से भरा था, और जो एक प्राकृतिक कृपा थी, प्रकृति की, ईश्वर की, उस कृपा के कारण मन में जो अमर शहीद हैं हमारे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने बलिदान दिए, उनसे बहुत प्रेरणा थी। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन सब की कहानियों को पढ़कर जीवन में 9 वर्ष की आयु में ऐसे लगता था कि हमें भी अपना जीवन राष्ट्र को देना चाहिए। दूसरी तरफ समाज, भारत विकसित हो रहा था, दूसरी तरफ बढ़ रहा था, तो वहाँ पर आपको कक्षा में फर्स्ट भी आना है, अच्छी परीक्षा पास करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं। तो वो सीढ़ियाँ भी हम चलते गए। सिटी मॉन्टेसरी में शिक्षा प्राप्त की, फिर दिल्ली कॉलेज इंदौर में शिक्षा प्राप्त की, भारत सरकार की छात्रवृत्ति द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कॉलर बने। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे में दाखिला मिला। उसके बाद हांगकांग गए, पीएचडी की पर्यावरण के लिए, और 2003 से 2007 के मध्य अमेरिका के चुनिंदा विश्वविद्यालय में से एक कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय है, वहाँ पर शोध का कार्य किया। जब शोध का कार्य कर रहे थे, उस समय जीवन में बड़ा अंधेरा था। एक तरफ समृद्ध भविष्य, कैरियर, अमेरिका का विलासतापूर्ण जीवन की झलक, और दूसरी तरफ एक अंधेरा मन में कि क्या बस ऐसे ही जीवन कट जाएगा, या फिर हम अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर पाएंगे। भगत सिंह की प्रेरणा क्या व्यर्थ थी, या आज़ाद के प्रति जो भाव थे वे खोखले थे। इस भाव ने बहुत झकझोरा, और 3 वर्ष 2004 से लेकर के 2007 तक मैं कठिन तपश्चर्या के मोड में चला गया। और वहाँ से एक मजबूत आध्यात्मिक चेतना का जागरण हुआ। 2007 में अमेरिका में अपना समृद्ध जीवन छोड़कर, आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जब कुछ ऐसे लोगों को, अपराधी लोगों को अमेरिका से भारत वापस लाना पड़ता है, उनके हाथ बंधे होते हैं, तो बड़ा हल्ला होता है इस देश में जी। लेकिन जिसका वहाँ लीगल समृद्ध करियर हो, आईआईटी से जो ग्रेजुएट हो, और उसको अपने देश की मिट्टी की सेवा के लिए लौटने में गर्व महसूस हो, तो वह उसके एकदम विपरीत था। और आज से लगभग 20 वर्ष पहले तो ज़माना जहाँ जा रहा है, उसके बहुत विपरीत ये निर्णय था। बहुत बड़ा त्याग था सर, काफ़ी बड़े। ऐसा तो लोग, ऐसा करियर बनाने के लोग सपने देखते हैं, जो आपने छोड़ दिया देश के लिए। निश्चित ही। तो यहाँ से अमेरिका तक की, कार्नेगी मेलन तक की जो यात्रा थी, वो निश्चित ही कठिन थी, परंतु उससे अधिक कठिन था वहाँ से वापस लौटना, क्योंकि आप अकेले थे और खाली हाथ थे। बस हृदय में था अपनी मिट्टी के लिए प्रेम और मिट्टी के लिए समर्पण का भाव। देशभक्ति आपको अपना कैरियर को दांव पे लगा कर आप वापस इस देश में लौटे सर? निश्चित ही। तो सर, अब जो अभी जो ये माहौल चल रहा है, जिसमें जो ये पर्यावरण का पूरा जो इकोसिस्टम पृथ्वी का गड़बड़ हो गया, जो ये डिसबैलेंस हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? वास्तव में जिम्मेदारी सभी की है जी। एक अकेले व्यक्ति की है, समाज की है, राष्ट्र की है, सरकारों की है, वैश्विक स्तर पर संपूर्ण विश्व की है। क्योंकि जो जीवन शैली हमने अपना ली है पिछले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में,
वो औद्योगिकीकरण पर आधारित है, अविवेकपूर्ण है और एक भोगवादी प्रवृत्ति से है कि अगर धरती के भीतर तेल का खजाना मिल गया है तो उसको फूंक डालो, पूरा निकाल लो, उसका दोहन कर लो, और उससे होने वाले लाभ हानि का कोई विवेक नहीं है, कोई सोच उस पर कोई सोच नहीं है। और सरकारें भी नीतियां ऐसे ही बना रही हैं कि अधिक से अधिक इकोनॉमी बढ़ाई जाए। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे इकोसिस्टम, पर्यावरण नष्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका उदाहरण क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा, स्वास्थ्य का एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है पूरे देश में। कोरोना आया, इसके बाद डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर बड़ी तेज़ी से रफ्तार में विश्व में बढ़ रहा है और भारत में खासकर। ये संकट इसलिए है कि हमने अपनी परंपरागत जो शैली को छोड़ दिया, कृषि थी जो हमारी, जहाँ पर हम गौ आधारित खेती करते थे, जहाँ पर हम ऋषि संस्कृति से खेती करते थे, प्राकृतिक खेती करते थे, जहर नहीं डालते थे, वहाँ पर अंधाधुंध रसायन, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, तमाम तरह के छिड़काव जो आपके जीवन शैली में आ गए हैं, आपके पानी में आ गए, हवा में आ गए, मिट्टी में आ गए, भोजन में आ गए, तो उस तरह के प्रदूषण से हमारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं, हम रोगी हो रहे हैं। और शरीर ही रोगी नहीं हो रहा है, इस तरह की जीवन शैली में मन भी रोगी हो रहा है। पश्चिम में जाके आप देखेंगे जहाँ पर भोग और विलासिता चरम पर है, वहाँ पर आपको मिलेगा कि अधिकतर लोग ड्रग्स में आ गए हैं। पंजाब का दूसरा उदाहरण हिंदुस्तान में मिलता है कि वहाँ थोड़ी समृद्धि आई तो पहले तो भूमि नष्ट हुई और फिर समाज नष्ट हो गया। लोग ड्रग्स जितना पंजाब में है कहीं नहीं सर, पूरे कहीं नहीं, भारत में कहीं नहीं, पूरे भारत में कहीं नहीं। यहाँ तक कि सर वहाँ एक स्पेशल कैंसर ट्रेन चलती है, ठीक बात है, जो मरीजों को ले जाती है। निश्चित ही। तो यह संकट है, इस संकट का समाधान क्या है, यह आपसे चर्चा करेंगे। तो सर इसका मेन जो हमारे खान पान की ज़िंदगी में जो पेस्टिसाइड और लोग वही ना उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार करें, अधिक मुनाफा खाएं, तमाम तरह के रासायनिक चीज़ों का, यहाँ तक देखिए सब्जियों में इंजेक्शन लगा के उनको रातों रात बड़ा कर दे रहे हैं। तो इन सब का क्या विकल्प है? कैसे इस अपनी ज़िंदगी को इंसान सुधारे, कैसे इसमें बदलाव लाए? वास्तव में मेरी जो यात्रा 2007 में शुरू हुई और बुंदेलखंड के एक अंतिम गांव में बीहड़ में आके जहां बंजर ज़मीन थी वहां पर काम शुरू किया, बिना रसायन के, बिना केमिकल के, एक गाय से शुरू होकर आज सैकड़ों गाय की जो हमारे पास गौशाला है। और वहाँ पर आप जाएंगे तो एक बड़ा क्षेत्र जो एकदम बंजर रेगिस्तान की तरह होता था, एकदम लहलहाता हुआ है। हज़ारों पेड़ लगे हुए हैं जिनमें फल लगे रहते हैं। वह कहानी बताती है कि समृद्धि जो आएगी राष्ट्र में, चाहे अब आए और अभी नहीं चेतेंगे तो नष्ट और होने के बाद पुनः उसी मार्ग पर आना पड़ेगा जो भारत का अपना विवेकपूर्ण, बौद्धिकपूर्ण, जो भारत की जिसे विजडम कहते हैं, भारत के पास पूरे विश्व का समाधान है। वो कहानी हमारी अपनी कहानी है, वहाँ से शुरू की और आप देखते हैं कि धीरे धीरे मेहनत से अभी हमारे पास सब्जियां जो लगी हुई हैं, उन सब्जियों का रूप, रेखा, रंग, आकार और गुणवत्ता देखें ना, तो ये जो केमिकल वाली सब्जियों से उनसे ज़्यादा उत्पादन है और उनसे 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना बेहतर उनकी गुणवत्ता है। तो यह विकास संभव होगा भारत की अपनी आध्यात्मिक और जो परंपरागत जीवन शैली है। सर ये केमिकल युक्त सब्जियां खा रहे हैं, इसका अगर हम एक साइड देख रहे थे, हमें वक्ती तौर पे मतलब तात्कालिक लाभ तो दिख रहा है, मगर इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान में लोग इतने बीमारी और ज़्यादा पैसा तो मेडिकल पे खर्च हो रहा है। आज अस्पतालों में जाइए, अस्पताल भरे पड़े हैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया रोगी है। एकदम एकदम। और हमें लौटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और अगर नहीं लौटेंगे तो आने वाली जो बच्चे पैदा होंगे वो भी डायबिटिक होंगे, उनको भी कैंसर होगा और उनके अंदर ऐसे मेंटल एब्रेशंस होंगे, मेंटल बीमारियां होंगी, मानसिक बीमारियां होंगी, मन के रोगी पैदा होंगे जिनका जीवन नरक हो जाएगा। तो उसका असर तो सर अभी से समाज में दिखाई पड़ रहा। आप देखिए कितने युवा बच्चे, इतने लोग आए दिन सुसाइड, हम लोग डेली खबरों में पढ़ रहे हैं, छोटी सी बात में स्ट्रेस आ गया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली, नदी में कूद के जान दे रहे हैं, पटरी से जाके लेट के जान दे रहे हैं। बहुत से डिप्रेशन का शिकार युवा पीढ़ी हद से ज़्यादा हो रही है।
निश्चित। और उसका कारण है कि हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन शैली में एक भोग और अनियंत्रित तरह से जीने का प्रमाद आ गया है। और दूसरी सर, अब जो इस वक्त जो चल रहा है, जैसे आप भी जा रहे हैं, आप तो इस क्षेत्र में काम ही कर रहे हैं, पानी जो हमारे लिए जो सबसे जीवन का सबसे, पृथ्वी पर जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, जिसके लिए सारी मानवता है, पानी, उसके क्षेत्र में काफ़ी पानियाँ, नदियाँ गंदी हो रही हैं, लोग पानी का दोहन बहुत कर रहे हैं, समरसेबल जिन्होंने लगा लिए घर पे, मोटरसाइकिल भी धुल रहे हैं, तो एक बाल्टी से काम हो तो उसके लिए 10 बाल्टी खर्चा कर, इसके बचाने की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे। जितना खर्च कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली जीवन शैली पे, लोगों के? पानी के 2 मुद्दे हैं। एक तो जैसे आपने कहा, उसको बचाना, संरक्षण करना, और दूसरा उसको शुद्ध रखना। अब बहुत ही डिटेल में जाएंगे तो हम सब कपड़े पहनते हैं, हम सब कपड़े धोते हैं, साबुन से धोते हैं, तो जितने में साबुन से कपड़े धोते हैं उतना पानी लगता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो पानी जाता कहाँ है? वो पानी ज़मीन में पुनः डाल दिया जाता है, और वह जो केमिकल युक्त पानी है वो ग्राउंड वाटर में जाकर के ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, फिर हम वही पीते हैं। और कई जगह पीते हैं तो आरओ का पानी पीते हैं, या फिर वो चक्र में आ गया हमारे। तो अभी आप देखेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसे कहते हैं, बेंजीन तरह की रिंग हैं। क्योंकि मैं केमिस्ट हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, तो केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो पढ़ाता हूँ। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये प्रचुर मात्रा में ग्राउंड वाटर में मिल रहे हैं। एनसीआर में कई हमारे विद्यार्थी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली एनसीआर का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि उसको बिना साफ़ किए ग्राउंड वाटर को आप पी नहीं सकते हैं। और साफ़ करने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव जीवन शैली है, और जो साफ़ होता है वो साफ़ होने के बाद भी हानिकारक है, क्योंकि उसके मिनरल सब खत्म हो जाते हैं सर। तो ये जो सर, ये आरओ का पानी से हर इंसान अब आरओ का ही पानी पीता है। लोग अब जैसे जहाँ हैंड पाइप का पानी उपलब्ध है, जैसे गाँव जाए तालाब, लोग उसको अवॉइड करते हैं, और वो कहते हैं कि इसे पी लेंगे तो उनका मतलब उनको तमाम तरीके की दिक्कतें होने, एलर्जी हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग कहते घाट घाट का पानी पीना। आज भी जैसे हम कहीं जाते हैं, हम पर्सनल अपनी बात कर रहे हैं, हम जिस जगह जाते हैं वहाँ का बेसिक पानी जरूर पीते हैं, कि हमें लगता है कि ये पानी पीने से इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है इंसान की। और आरओ का पानी तो लोगों को आज के छोटे बच्चे, जरा भी मौसम चेंज हुआ, ठंडी बारिश, तुरंत उनको कोल्ड हो जाता है, तुरंत उनको बुखार हो जाता है। तो ये आरओ का पानी इंसान को कितना यूज़ करना चाहिए, नहीं इसके बारे में? नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस से सारे मिनरल्स, वो आरओ जैसे कहते हैं आप, उसको फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस, उससे पूरे मिनरल्स को अलग कर दिया जाता है। बॉडी को नेचुरली मिनरल्स चाहिए, और अगर मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो बहुत तरह की डिफॉर्मिटीज़ और डिफिशिएंसी आपके अंदर आने लगेगी, आपकी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, और आप रोगी हो जाएंगे, अंततः आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो सर आरओ इसे सब जगह, तब जब ये तो शहरों में मजबूरी हो गई, उसका क्या विकल्प, उसके बारे में क्या? वास्तव में मजबूरी बना दी गई है, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो कंपनियां हैं जो आरओ बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, उन्होंने सबके मानस में प्रचार के माध्यम से भरा कि ये तो एक तो लाइफ स्टाइल का बड़ा स्टैंडर्ड है, जो आरओ का पानी पीता है वो अमीर है। दूसरा ये भी कहा कि आरओ नहीं पियोगे तो बीमार हो जाओगे, मजबूरी बना दी, कहना शुरू कर दिया। ये सब फरेब और झूठ है। वास्तव में हमको शुद्ध ग्राउंड वाटर पीना चाहिए। और दूसरा ये अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण बहुत तेज़ मात्रा में, बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ये शहरीकरण सस्टेनेबल नहीं है, यह लंबा नहीं जाएगा। इसीलिए लोगों को गांव की तरफ लौटना चाहिए, और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि गांव में अवसर खड़े करें, ताकि लोग वहां रुकें और शहर के लोग गांव जाएं, ताकि वहां पर एक सुनिश्चित व्यवस्था में शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन उनको मिल सके। तो अभी सर जैसे शहर के लिए विकल्प हो सकता है कि लोग पानी बॉयल करके पिए ज़्यादातर, क्योंकि यही एक चर्या है। हाँ, बॉयल में सिर्फ बायोलॉजिकल चीज़ें ख़त्म होंगी, लेकिन जो केमिकल चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविकांत पाठक जी। बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने रखे, जो आने वाली पीढ़ियां अगर इनके विचारों पे चले, इनकी बातों को समझे, तो अपने क्लाइमेट को भी बचाएंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे, और अपने जीवन को भी, जीवन के स्तर को भी उठाने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।